क्लाइमेटोलॉजी। लास्ट लेक्चर में क्लाइमेटोलॉजी की हमने शुरुआत कर दी थी। हमने उसमें सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी का जो टॉपिक देखा था वो था ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। किस तरह से हमारे अर्थ पे ओरिजिन हुआ एटमॉस्फेयर। हमने देखा था कि डी गैसिंग की वजह से अर्थ के अंदर से जो वल्केनिज्म हुआ, जो उसके फॉर्मेटिव ईयर से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में था, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द गैसेस जो आज हमारे एटमॉस्फेयर में वो बाहर आए, राइट। सिर्फ एक्सेप्ट ऑक्सीजन जो है वो हमारे कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज है जो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसको, उसके रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आया। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, किस तरह की का पूरा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है। हीट बजट, अर्थ किस तरह से सन में से आने वाली सनलाइट या इंसोलेशन उसको किस तरह एब्जॉर्ब करती है और किस तरह वो रिफ्लेक्ट करती है, उसका जो बजट है पूरा वो हमने देखा था। इनकमिंग हीट एंड आउटगोइंग अल्बेडो, यानी कि सन रेज जितना जो अर्थ पे सरफेस पे आ रहा है उसमें से अर्थ के अलग अलग सरफेस उसमें से उस कितनी हीट को, कितने परसेंटेज हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे उस सरफेस का अल्बेडो कहते हैं। उसके बाद हमें देखा था मूवमेंट ऑफ द एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एडवेक्शन। वर्टिकल मूवमेंट अगर एयर की है तो हमने उससे कहा था कन्वेक्शन मूवमेंट। स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी कंडीशंस, एडियाबैटिक लैप्स रेट, राइट, यानी कि एयर अगर वर्टिकली ऊपर मूव करती है तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ठंडी हो जाती है। तो वो जो रेट है एयर का ठंडे होने का, जैसे ही वो ऊपर जाती है, जिस रेशियो से वो ठंडी होती है, उसे उस एयर का एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। उसके बाद टेम्परेचर इन्वर्जन देखा था। प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस, उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से जो होती है एयर में बढ़ती है ह्यूमिडिटी, उन ह्यूमिडिटी का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की वजह से होता है डेवलप क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देखे थे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर शेप। देन टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 4 टाइप के रेनफॉल के टाइप्स देखे थे। प्रेशर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से हमारे पूरे प्लेनेट पे प्रेशर सिस्टम बनी है और उनके अकॉर्डिंग किस तरह की विंड सिस्टम बनी है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं फिर से रिवाइज करूंगी विद डिटेल। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने देखे थे 4 लेयर्स। सबसे पहला जो बॉटम मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, राइट। हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर में जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता जाता है, राइट। और उसका रीजन हमने बताया था कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर है वो इंसोलेशन या सन से आने वाले सनलाइट से हीट नहीं होता है, बट हमारे अर्थ जो रिफ्लेक्ट करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसकी वजह से हीट होता है, राइट। सन में से आने वाले रेज जो होते हैं वो शॉर्टवेव रेडिएशन होता है। शॉर्टवेव रेडिएशन से हमारा एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि अर्थ में से आने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और इसीलिए हम अर्थ से जैसे ही दूर जाते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जितना दूर जाते हैं, हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। ऑलराइट, दूसरा लेयर था ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होता है, जैसे ही हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसका रीजन यह है कि ट्रोपोस्फेयर में लोकेटेड ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो होता है सन रेज में आने वाले यूवी रेज को ऑब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वो सुपर हीटेड लेयर होता है। और इसकी वजह से जैसे ही हम उस लेयर के नजदीक जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसके बाद का लेयर था मेसोस्फियर, यानी स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर का लेयर मेसोस्फियर। उसमें अगर हम जाएंगे तो जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसका रीजन यह है कि एक तो मेसोस्फियर में कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। जितने ग्रीन हाउस गैसेस ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं वैसा यहाँ पे कोई हीट एब्जॉर्बिंग लेयर नहीं है, और उसके साथ ना ओजोन लेयर है। तो इसके पास और कोई रीजन नहीं है कि जैसे टेम्परेचर बढ़े तो जैसे हाइट बढ़े और टेम्परेचर जो है वो भी साथ में बढ़े, राइट। और यहाँ पे जो ओजोन लेयर है, इसीलिए जैसे वो ओजोन लेयर से दूर जाएंगे हम, हाइट जितनी बढ़ती जाएगी उस तरह टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। उसके बाद का थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जैसे ही हाइट बढ़ती है हमारी टेम्परेचर बढ़ता जाता है, लेकिन थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ने का रीजन था आयंस। वहां पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उन सारे गैसेस की मॉलिक्यूल्स आयोनाइज स्टेट में है। दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी हीट ट्रैप कर लेते, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट होते हैं, और उन्हीं की वजह से थर्मोस्फियर जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, राइट। और ये जो आयनाइज्ड आयन होता है उनकी वजह से हमारे अर्थ पे रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल होता है, राइट। क्योंकि ये आयंस अर्थ पे से आने वाले लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है, रेडियो वेव्स, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। और इसीलिए थर्मोस्फेयर में आने वाले जो आयोनोस्फेयर है, इट इज यूजफुल फॉर आवर रेडियो कम्युनिकेशन।
उसके बाद बेसिक एयर मूवमेंट हमने देखी थी। मूवमेंट ऑफ द एयर, जैसे मैंने पहले बताया 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है एयर की, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हॉरिजॉन्टली अगर एयर मूव कर रही है तो उसे एडवेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर एयर इस तरह वर्टिकली मूव करती है, नीचे अगर ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, ग्राउंड गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे एयर, उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, और ऐसी एक्सपैंडेड एयर उसके सराउंडिंग एयर से ज्यादा हल्की हो जाएगी, वो ऊपर राइज करेगी, उसकी वर्टिकल मूवमेंट होगी, राइट। और इस तरह की वर्टिकल मूवमेंट अगर एयर करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है। जब वो ठंडी हो जाएगी, पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, उसका कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बनेगा, राइट। और इस तरीके की मूवमेंट को हम कन्वेक्टिव मूवमेंट कहते हैं, कन्वेक्शन मूवमेंट कहते हैं। ये जो कंडीशन बनती है उसे साइक्लोनिक मूवमेंट कहते हैं, राइट, क्योंकि यहां से एयर सारी ऊपर जाएगी, रेरिफाइड एयर, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, ऊपर जाके वही एयर डाइवर्जेंस होगी, यहाँ ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। वैसे ही अगर एयर डिसेंड कर रही है तो डिसेंड करेगी, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे जो एयर नीचे डाइवर्ज कर रही है, नीचे डिसेंड कर रही है, यहाँ पे उसका डाइवर्जेंस होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फिर साइक्लोनिक कंडीशन और ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, राइट। उसके बाद हमने देखा था एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी कि जिस रेशियो से एयर ठंडी होती है, राइट। 1 किलोमीटर कवर करने के बाद एयर के टेम्परेचर में या एयर पैकेट के टेम्परेचर में कितना डिक्रीजन या कितना डिक्रीमेंट होता है, वो इस एडियाबैटिक लैप्स रेट से पता चलता है। हमने नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट एवरेज लिया था 6.4, राइट, 6.4 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि नॉर्मली कोई भी एयर पैकेट अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर कवर करती है तो उस एयर पैकेट का खुद का टेम्परेचर 6.4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे हमने देखा था वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। वेट एडियाबैटिक, क्योंकि जो अगर वेट एयर होती है तो उसके पास बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और ऐसी वेट एयर जब भी ऊपर जाती है तब उसके अंदर का मॉइस्चर का इवोपरेशन होता है, और उस इवोपरेशन से प्रोड्यूस होती है हीट, इसे लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से एयर पैकेट जो ऊपर जाते वक्त ठंडी होनी चाहिए, वो इतनी ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती क्योंकि उसे वो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन मिलती रहती है। तो इसीलिए वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट से कम होता है, यानी कि वो वेट एयर बहुत ही जल्दी ठंडी नहीं होगी और ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। उससे रिवर्स में ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, यानी ड्राई एयर जो होती है उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नील होता है, राइट। तो उसके पास जब भी वो ऊपर जाती है तो इस तरीके की लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन जो है वो उसे मिल नहीं पाती, यानी कि वो एयर, ड्राई एयर नॉर्मल एयर से भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, जैसे वो ऊपर जाएगी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि डेजर्ट रीजन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं, राइट, इन द समर सीजन, लेकिन उसके ऊपर की एयर ड्राई होती है, इसीलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती, क्लाउड्स नहीं बनते और रेनफॉल नहीं होता, राइट, क्योंकि वहां पे भी लो प्रेशर सिस्टम तो क्रिएट होती है, बट वहां की जो एयर है वो ड्राई होने की वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाती। उसके बाद का कंसेप्ट हमने देखा था टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मीनिंग यह है कि जैसे नॉर्मल कंडीशन में हम हमारे ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, बट उसकी अगर ये सिचुएशन बनती है कि जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर कम होने की जगह हमें एक ऐसा लेयर मिलता है कि टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी इनवर्स कंडीशन को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, राइट। हमने उसके 3 एग्जाम्पल्स देखे थे। फर्स्ट इज द ट्रोपोपॉज, यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का लेयर, हमारी जो बॉर्डर रीजन है बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहां तक एयर अगर पहुंच जाती है, कोई वेट और वार्म एयर है जो इतना डिस्टेंस कवर करके ऊपर ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाती है, उसके बाद अगर वो स्ट्रेटोस्फियर में अगर एंटर करती है तो क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जैसे हाइट बढ़ेगी बढ़ता जाएगा, और इसकी वजह से जो ट्रोपोस्फियर तक जो पहुंचा हुआ एयर पैकेट है वो महसूस करेगा कि उसके खुद के टेम्परेचर से सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है, और वो कंपैरेटिवली ठंडा होगा, कंपैरेटिवली उस एरिया से हैवी होगा और यहां से नीचे डिसेंड करेगा, राइट। तो वर्टिकल एयर मूवमेंट ट्रोपोपॉज तक ही पहुंच पाती है, ट्रोपोपॉज को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इसलिए इस सिचुएशन को भी हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल था कूल विंटर नाइट, यानी कि विंटर सीजन में हमारा जो ग्राउंड होता है, जो लैंडमास होता है, वो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट टाइम में अर्थ अपना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एमिट करती है, और उसकी वजह से ग्राउंड बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। ग्राउंड ठंडा होने की वजह से उसका जो इमीडिएट ऊपर का लेयर है वो ठंडा हो जाएगा, राइट। लेकिन उसके ऊपर का लेयर वैसे का वैसे रहेगा
जैसा उसका पहले का वार्मर टेम्परेचर था। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन बनती है कि एयर यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर वही एयर जो यहाँ के एयर के टेम्परेचर से, जिस एयर पैकेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो यहाँ ऊपर राइजिंग करेगी, लेकिन जैसे ही इस रीजन में आएगी, इस एयर पैकेट से यहाँ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए वो उस एयर पैकेट, इस जो पूरा लेयर है उससे तो वो ज्यादा ठंडा है, राइट, उससे ज्यादा हैवी है, और यहाँ पे वो नीचे डिसेंड करेगा। तो इसीलिए कूल विंटर नाइट में टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन बनती है। वैली रीजन में टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन बनती है क्योंकि वैली रीजन में यहाँ पे नाइट टाइम में जो एयर रहती है टॉप में, वो हिल में टॉप में ये एयर जो ठंडी हो जाती है, हैवी हो जाती है, और नीचे इस तरह डिसेंड करती है वैली साइड में। और वैली साइड की जो गर्म एयर है, वार्मर एयर है, उसको अपलिफ्ट करती है और वो एयर यहाँ पर आ जाती है। तो इसलिए अगर हम वैली से अगर देखें तो वैली से एयर ऊपर आती है, लेकिन यहाँ इस लेयर में आने के बाद वो महसूस करती है कि ये टेम्परेचर उसके खुद के टेम्परेचर से ज्यादा है, वो हैवी हो जाएगी, वो ज्यादा उससे कोल्डर होगी और नीचे डिसेंड करेगी, राइट। तो तीसरी कंडीशन ये थी वैली इन्वर्जन, यानी वैली साइड में भी इस तरह की नाइट टाइम में टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन बनती है। प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस, फर्स्ट हमने देखा था इवापोरेशन। वाटर बॉडी में इवापोरेशन 3 कंडीशन से बनता है। फर्स्ट, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर का होना, तो हाई टेम्परेचर अगर वाटर बॉडी पे होगा, हीट ज्यादा अगर रिसीव करेगा तो इवापोरेशन होगा। प्लस इस हीट इवापोरेशन की वजह से अगर वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनती है तो और भी ज्यादा इवापोरेशन यहाँ पर होगा। प्लस अगर किसी वाटर बॉडी से बहुत ही फास्ट मूविंग विंड पास हो रहा है तो भी इवापोरेशन को ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे, राइट। उस इवापोरेशन के बाद उस ऊपर की इमीडिएट एयर होती है, उसके पास ज्यादा ह्यूमिडिटी आएगी क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट उसे मिलेगा। लेकिन वही एयर जो रेनफॉल देने के लिए जो पोटेंशियल होती है वो उसी एयर होती है जिसके पास जो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सैचुरेशन लेवल पर आ जाए, राइट। हमने ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए 2 टर्म्स देखी थी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लेकिन हमने देखा था कि उस मेजरमेंट से हम ये नहीं पता कर सकते कि उस एयर पैकेट के अंदर उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, राइट। तो इसीलिए हमने एक नया टर्म देखी थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताता है कि उस एयर पैकेट की कैपेसिटी कितनी है और उसके कंपेयर में उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, राइट। अगर कोई भी एयर की हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उसका मतलब यह है कि वो एयर सैचुरेटेड है, यानी कि उसकी कैपेसिटी के कंपेयर में उसके लिमिट के अराउंड सैचुरेटेड लेवल पर उसके पास मॉइस्चर कंटेंट है, राइट। तो हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी हायर सैचुरेटेड एयर। लोअर ह्यूमिडिटी होती है तो उसे लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, राइट। मैंने बताया था कि कोई भी एयर पैकेट अगर ऊपर जाती है कन्वेक्शन मूवमेंट से, राइट, तो वो तभी रेनफॉल दे पाती है अगर उसपे मगर मुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाए। तो सैचुरेशन पे पहुंचने के लिए 2 चीज होती है, या तो फिर एयर पैकेट में बहुत ही ज्यादा मैं मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करूं ताकि वो सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाए, राइट। या दूसरी चीज मैं उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को ही कम कर दूं, राइट। और एडिशन होता है इवापोरेशन से, जितनी इवापोरेशन होगी उसकी एयर को इतनी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट मिलती जाएगी, राइट। अगर गर्म एयर है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर पाती है, राइट। लेकिन एक पॉइंट से ज्यादा, इसकी सैचुरेशन पॉइंट से ज्यादा अगर उसमें एयर में अगर मैं मॉइस्चर ऐड करूं तो फिर वो होल्ड नहीं कर पाती और बारिश हो जाती। दूसरी चीज मैं ये कर सकती हूँ कि कोई भी एयर को सपोज उसके मॉइस्चर कंटेंट को मैं वैसा ही रहने दूं, उसकी कैपेसिटी कम कर दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि उस एयर को अपलिफ्ट करूंगी फोर्सफुली। इससे क्या होता है कि गर्म एयर से ज्यादा ठंडी एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो जैसे ही वो एयर पैकेट ऊपर जाएगी वो ठंडी होती जाएगी, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती जाएगी, और इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग उसकी मॉइस्चर कंटेंट है वो ही सैचुरेशन लेवल पर आ जाएगी, और फिर उससे और ज्यादा वो ऊपर जाएगी तो वहां पे बारिश हो जाएगी, राइट। तो इस तरह 2 कंडीशन से हम रेनफॉल ला सकते हैं। इस ह्यूमिडिटी का कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से बने क्लाउड्स से हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड शेप। इन सभी क्लाउड्स में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्लाउड्स जिसके पीछे निम्बस लगा होता है। निम्बस यानी वही क्लाउड्स जो रेनफॉल दे सकते हैं, राइट। एक है निम्बोस्टेटस क्लाउड्स और दूसरा है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। हमने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के बारे में देखा था कि ये क्लाउड इंडिकेट करता है कि देयर आर वेरी हाईली इंस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड सिर्फ बहुत ही वार्म और बहुत ही ज्यादा वेट एयर ही बना सकती है, क्योंकि वो एयर जितना ऊपर जाएगी इतनी ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन से मिलती जाएगी,
वह बहुत ही ज्यादा हाइट कवर कर पाएगी, राइट, और इतना लंबा इलोंगेटेड क्लाउड्स वो क्रिएट करेगी। और ऐसे जो क्लाउड्स होते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल देते हैं विथ लाइटनिंग एंड थंडर, राइट। जनरली साइक्लोनिक कंडीशंस में इस तरह के क्लाउड जो है वो डेवलप होते हैं। 4 टाइप के रेनफॉल हमने देखे थे। फर्स्ट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल। जनरली ये कन्वेक्शनल रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में बनता है, जहां पे ग्राउंड सरफेस बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से कन्वेक्टिव मूवमेंट होती है एयर की, वर्टिकल मूवमेंट होती है, वहां पे क्लाउड्स डेवलप होते हैं और रेनफॉल होता है, राइट। इक्वेटोरियल रीजन में हर रोज ऐसा होता है कि समर सीजन में जो ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा हीट होता है, सॉरी नॉट इन द समर, इन द डे टाइम, दोपहर के टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्राउंड जो हीट होता है, और शाम के टाइम पे वहां पे बारिश होती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो रेनफॉल होती है दैट इज मोस्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरी रेनफॉल की टाइप ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि एयर पैकेट जो है वो अगर मॉइस्ट है, वार्म है, वो किसी माउंटेन से पास होता है। ये माउंटेन से अगर बैरियर से पास होता है उसका मतलब यह है कि उसका फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, इसलिए एक हाइट पे पहुंचने के बाद वो सैचुरेट लेवल पर आ जाएगी, और वहां पे फिर उसकी जो भी मॉइस्चर है वो बारिश में कन्वर्ट होके वहां पे गिरेगी, राइट। तो इसीलिए ये जो साइड होती है माउंटेन की जहां पे बारिश होती है उससे विंडवर्ड साइड कहते हैं, जहां पे वो एयर यहाँ पे जब पहुंचेगी पूरी ड्राई हो जाएगी, सारा मॉइस्चर यहाँ पे वो कन्वर्ट कर चुके हैं रेनफॉल में, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती और इसे रेन शेडो रीजन या लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन कहते हैं। थर्ड टाइप साइक्लोनिक रेनफॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन से इस तरह की रेनफॉल आती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम आज ही देखेंगे किस तरह के वो बनते हैं। जनरली वाटर बॉडी पे ये बनते हैं, बहुत ही इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होती है, इंस्टेबिलिटी कंडीशन होती है, एयर स्पाइरली ऊपर मूव करती है, राइट। और यहाँ पे जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन वो जनरली हमेशा वाटर बॉडी पे बनते हैं, लेकिन वो कोस्टल रीजन पे अगर मूव करेंगे तो कोस्टल रीजन में बारिश लाते हैं। तो इस तरह ट्रॉपिकल साइक्लोन से आने वाली रेन को साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। फोर्थ टाइप इज फ्रंटल रेनफॉल, ये भी आज हम देखेंगे। फ्रंटल रेनफॉल टेम्परेट साइक्लोन से आने वाली रेनफॉल है। टेम्परेट साइक्लोन में जनरली होता है कि ठंडी एयर जो है वो पुश करती है गर्म एयर को, इसकी वजह से गर्म एयर का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे कि माउंटेन में होता है वैसे ये एयर फोर्सफुल अपलिफ्ट होगी और यहाँ उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सैचुरेटेड लेवल पर आएगी और यहाँ पे बारिश होगी, राइट। तो इस तरह की जो टेम्परेट रीजन में बारिश आती है उसे फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। उसके बाद हम देखे थे प्रेशर सिस्टम ऑफ आवर वर्ल्ड। 4 हमने बेल्ट देखे थे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड द पोलर हाई, राइट। हमने देखा था कि ये रीजन, ये पूरा प्रेशर सिस्टम बनने का रीजन ये है, यहाँ राइट हैंड साइड की फिगर में, यहाँ पे सीधे सनलाइट के रेज सनराइज यहाँ पर आते हैं, एयर जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हीटेड होती है, इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होती है, एयर ऊपर राइज करेगी, लेकिन इस एयर को यहाँ ऊपर पोलर रीजन के पास जाना है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। उससे उल्टा पोलर रीजन में नीचे ग्राउंड पे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर, यानी कि यहाँ से हाई प्रेशर टू यहाँ के लो प्रेशर से एयर को मूव करना है, राइट, फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोल। लेकिन कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स उसका जो स्ट्रेट पाथ है वो अराउंड 45 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो जाता है, पाथ की लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी जो है बीच में ही कम हो जाएगी और यहाँ पे वो नीचे ही गिर जाएगा। ये एयर के यहाँ पे डिसेंडिंग हो रही है और इसीलिए यहाँ पे ग्राउंड पे हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा और वही हमारा होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है। हाई प्रेशर में एयर जो है डाइवर्ज होती है अलग अलग डायरेक्शन में, तो एयर यहाँ नॉर्थ साइड और साउदर्न साइड पे डाइवर्ज होगी, स्प्रेड होगी। यहाँ पोलर साइड पे भी हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे भी एयर डाइवर्ज होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो स्प्रेड करेगी। ये एयर यहाँ सदर्न साइड पर आ रही है और यहाँ से एयर यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की एयर वो नॉर्दर्न साइड पे मूव कर रही है और उन दोनों के बीच में कोलिशन हो रहा है। पोलर एयर ज्यादा ठंडी है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से वाली एयर जो है वो वार्मर है, इसीलिए ये जो एयर कोल्ड एयर आएगी वो वार्म एयर को पुश करेगी और वार्म एयर का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होगा यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे जो रीजन बनेगा वो हमारा होगा पोलर लो प्रेशर बेल्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे वार्म एयर का अपलिफ्टमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे यही एयर जो है जो अपलिफ्टमेंट हुई है डिसेंड होगी और पोलर हाई बनेगा, राइट। इस तरह से हमारे 3 सेल बने, हेडली सेल, फेरल सेल एंड द पोलर सेल।
इस प्रेशर रीजन या प्रेशर बेल्ट की वजह से प्लैनेटरी सिस्टम बने हमारे पूरे विंड सिस्टम। मैंने पहले भी बता चुकी, ये जो प्रेशर बेल्ट है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कंटिन्यूसली दिखा है, बट इन एक्चुअल ऑन अर्थ दे आर इन दी पॉकेट्स, दे आर पॉकेट्स ऑफ हाई प्रेशर एंड पॉकेट्स ऑफ लो प्रेशर बेल्ट। हमारे प्लैनेटरी विंड सिस्टम, ये सिस्टम जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं जो इक्वेटोरियल रीजन पे मर्ज हो रहे हैं, राइट, उसे हम ट्रॉपिकल ईस्टर्न या ट्रेड विंड्स कहते हैं, जो यहाँ पे इक्वेटर पे मर्ज होते हैं, राइट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्दर्न साइड पे, और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है सदर्न साइड पे। अब हमेशा एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, राइट, तो इसलिए यहां से एयर की एक ब्रांच ऊपर सब पोलर लो में जाएगी और एक ब्रांच नीचे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर आएगी। लेकिन ये जो ऊपर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड्स है वहां पे कोरोलिस फोर्स लगेगा, तो वो उस विंड को क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेंगे या राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट करेंगे। अराउंड 45 डिग्री में हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में विंड जो जा रही है उसे राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए ये जो विंड है वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। उसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट में जो विंड जा रहा है उसके ओरिजिन से हमें देखना है कि उसके ओरिजिन से ये राइट हैंड साइड जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है अराउंड 45 डिग्री, तो इसीलिए ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है और इसीलिए उनको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली कहते हैं, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। पोलर हाई रीजन, पोलर हाई टू सब पोलर लो में विंड को ट्रैवल करना है, उसके ओरिजिन से अगर हम देखें तो ये राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। उससे उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन में विंड को जाना है, उसके ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जो है अराउंड डिफ्लेक्ट करता है। नीचे उसे जाना है सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो, तो नीचे जाने के लिए उसके ओरिजिन से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है अराउंड 45 डिग्री। और इसी तरह से हमारे पूरी प्लैनेटरी विंड सिस्टम बनती है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। ऑलराइट, सो दिस आर अ प्लैनेटरी विंड सिस्टम। जो नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स यानी हमारे ट्रोपोपॉज के करीब में, यानी ट्रोपोस्फेयर जब हमारा खत्म हो रहा है और स्ट्रेटोस्फेयर जहां से स्टार्ट हो रहा है उस ऊंचाई पे, उस हाइट पे मिलने वाले विंड्स उसे अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स कहते हैं। जनरली सपोज ये हमारा अर्थ का डायग्राम है, यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे हमने देखा कि एयर का कन्वेक्शनल राइजिंग होता है, वर्टिकल राइजिंग होता है। ऐसी एयर बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है। हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर देखा था तब ये भी चीज देखी थी कि ट्रोपोस्फियर जो है उसकी हाइट इक्वेटर पे अराउंड 18 किलोमीटर तक है, लेकिन पोलर रीजन में अराउंड सिर्फ 8 किलोमीटर तक है। यानी ट्रोपोपॉज जो है वो इक्वेटर से यहाँ पे ज्यादा दूर है और पोल से ज्यादा नजदीक है, राइट। ये एयर जब यहाँ पर ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाती है तब यहाँ नीचे लो प्रेशर, ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। वैसा ही पोलर रीजन में नीचे ग्राउंड पे हाई प्रेशर और ऊपर जो है लो प्रेशर होगा। ट्रोपोस्फेरिक लेवल में यानी ऊपर अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल या ट्रोपोपॉज के लेवल पे सिर्फ दो ही प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं। यहाँ पे मिल रहा हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, इसलिए इस विंड को यहाँ के हाई प्रेशर से यहाँ के लो प्रेशर तक जाना है, राइट। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। उसमें यह है कि ट्रोपोस्फेयर का जो हमारे अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है उस लेवल पे एटमॉस्फेयर काफी रेरिफाइड है, वहां पे गैसेस बहुत ही कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है, इसलिए वहां पे जो विंड पास होता है उनका फ्रिक्शन बहुत ही कम लगता है और इसीलिए वो जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स होते हैं बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। और एक कंसेप्ट है, एक्चुअली हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप सिर्फ याद रख सकते हैं कि जब भी विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी कोरियोलिस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे सपोज इक्वेटर है और यहाँ पे पोल्स है, यानी कि इक्वेटर के हाई प्रेशर से मुझे पोल्स के लो प्रेशर पर जाना है अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे, तो विंड को यहां से इस तरह साउथ टू नॉर्थ मूव करना है। लेकिन ये विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि वो इतने लेवल पर है, फ्रिक्शन बहुत कम है, जितनी उसकी स्पीड ज्यादा है उसका कोरियोलिस फोर्स भी इतना ज्यादा लगेगा। इसीलिए हमने देखा कि हमारे विंड्स अराउंड 45 डिग्री जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बट अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड जो है 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाता है। यहां से आप देख सकते हैं कि ये विंड स्ट्रेटवर्ड जाना चाहता था लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट 90 डिग्री का उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ऐसे विंड्स जो होते हैं
जिनका प्रेशर ग्रेडियंट से 90 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जाता है, ऐसे विंड्स को जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। सपोज ये ऐसा बनता है, मैं दोनों हेमिस्फीयर के बारे में बताना चाहती हूँ। इक्वेटर से नॉर्दर्न पोल की साइड पे विंड इस तरह साउथ टू नॉर्थ मूव करना चाहता है, बट बहुत ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसका डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट उसका डिफ्लेक्शन होके वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से वो विंड मूव करेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वो इक्वेटर टू साउथ पोल मूव करना चाहते हैं, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उनका भी 90 डिग्री डिफ्लेक्शन होगा, बट सदर्न हेमिस्फीयर है तो एंटी क्लॉकवाइज उनका डिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में पाने वाले जो विंड्स हैं वो भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे, राइट। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के विंड्स भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर के जियोस्ट्रॉफिक विंड्स भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है, राइट। तो इसी वजह से हमारे वेस्टर्लीज विंड इस तरह से कुछ अर्थ पर पाए जाते हैं। सारे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस तरह वो विंड्स वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, इसलिए उनको अपर ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्ली विंड भी कहते हैं। ये हम देख सकते हैं कि अर्थ पे हमारे जो टेम्परेट रीजन वहां पे इस तरह की वेस्टर्लीज जो है वो मूव कर रही है, राइट, वेस्ट टू ईस्ट। वो यहाँ हम देख सकते हैं कि यूएसए के अराउंड मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पोलवर्ड साइड जाते हैं तो वहां पे लैंड कम हो रहा है, राइट, क्योंकि वो हमारा ग्लोब जो है वो बिकॉज स्फीयर है, तो यहाँ पे लैंडमास या एरिया कम होता जा रहा है। तो अपना एंगुलर मोमेंटम बैलेंस करने के लिए वो इस तरह से वेवी हो जाते हैं। और इस तरह जब वेस्टर्लीज वेवी होते हैं तो उन्हें रोजबी वेव्स कहते हैं। रोजबी वेव की अपनी एक साइकिल होती है। वो पहले इस तरह से थोड़े थोड़े वेव में पास होते हैं, फिर अचानक से उनके वेव्स में ज्यादा जो है इंटेंसिटी आती है। यहाँ की वार्म एयर उसे ऊपर पुश करती है, कोल्ड एयर, पोलार कोल्ड एयर उसे नीचे पुश करती है, और इस तरह से उनकी बहुत ही ज्यादा वेवी जो है उनका शेप हो जाता है। फिर बहुत ही ज्यादा अगर वेवी हो जाएगी तो वहां की जो पोलार कोल्ड एयर है वो यहाँ पे उसका पॉकेट ट्रांसफर हो जाएगा, वार्म एयर की पॉकेट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर से ये वेव अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो रोजबी वेव्स होते हैं अपने एक साइक्लिक मूवमेंट से पास होते हैं, पहले इस तरह से वेव, फिर बहुत ही ज्यादा वेव, और फिर से वो उस पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। उस साइकिल को रोजबी वेव्स की इंडेक्स साइकिल कहते हैं। जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्ली हमने विंड्स देखे, अपर ट्रोपोस्फेरिक के जो विंड्स है बहुत ही हाई स्पीड में जो है वो फ्लो करते हैं, उनके अंदर उससे भी ज्यादा बहुत ही हाई स्पीड एक नैरो विंड की स्ट्रीम होती है वेस्टर्ली के अंदर। ऐसे स्ट्रीम को जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। जेट स्ट्रीम बहुत ही फास्ट होते हैं, उनकी स्पीड अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर्स होती है। लेकिन जेट स्ट्रीम हर एक वेस्टर्ली के अंदर नहीं होते। जेट स्ट्रीम की एक टिपिकल उनकी पोजीशन होती है। जनरली 4 टाइप्स की जेट स्ट्रीम परमानेंटली अर्थ पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? हमने हमारी प्रेशर सिस्टम्स देखी थी। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम है, ये ITCZ है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम, सब पोलर लो प्रेशर सिस्टम और सब पोलर हाई सिस्टम है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम के ऊपर अगर हम देखें जहां से एयर डिसेंड हो रही है, जहां पे ट्रोपोपॉज है उसकी बॉर्डर है, राइट, और सब पोलर लो प्रेशर की ऊपर का रीजन जहां पे ट्रोपोपॉज की बॉर्डर है, इन दोनों रीजन में जो जेट पाए जाते हैं द परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, वहां पे पूरे साल में जेट स्ट्रीम पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के ऊपर जो जेट स्ट्रीम है उनको सब ट्रॉपिकल जेट्स कहा जाता है। सब पोलर लो प्रेशर के ऊपर के जेट को पोलर जेट कहा जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो 2 ट्रॉपिकल जेट्स, एक नॉर्दर्न साइड पे, एक सदर्न हेमिस्फीयर में, 2 पोलर जेट्स, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक सदर्न हेमिस्फीयर में। इस तरह के 4 जेट स्ट्रीम परमानेंटली हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। इस तरह से ये पोलर जेट स्ट्रीम है रेड कलर के, एंड येलो इज अ सब पोलर ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, हमारे अर्थ पर परमानेंटली पाए जाते हैं। कुछ टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एग्जाम्पल है हमारे मानसून से रिलेटेड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कहा जाता है उनको। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट में यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड के डायग्राम में आप देखें तो हमारे मानसून से कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले समर सीजन में हमारे यहाँ सन के एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, और इसकी वजह से ITCZ भी अराउंड तिबेट के ऊपर आ जाता है, राइट। यहाँ पे लो प्रेशर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम तिबेट के ऊपर बन जाती है। तिबेट के ऊपर लो प्रेशर सिस्टम बनने की एयर वर्टिकली राइज करेगी, लेकिन तिबेट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हाइट ऊपर है, राइट, इट इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड।
तो वहां से एयर जो ऊपर जाएगी वो हमारे ट्रोपोस्फीयर तक पहुंच जाएगी। वो एयर वहां पहुंचने के बाद, ऊपर पहुंचने के बाद हाई प्रेशर वहां से डाइवर्ज होके यहाँ नीचे, यहाँ पे एक मेडागास्कर आइलैंड के पास एक जोन बनता है जिसे मस्करीन हाई बेसिन कहते हैं। ये बेसिन होता है वो हाई प्रेशर रीजन होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो राइजिंग एयर है वो एयर राइज होने के बाद मस्करीन हाई बेसिन पर आती है और यहाँ पे डिसेंड करती है, राइट। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर डिसेंड कर रही है। मस्करीन हाई प्रेशर रीजन जो है हमेशा हाई प्रेशर रीजन में डाइवर्जेंस होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, और वो एयर यहाँ फिर से इंडिया की ओर सरफेस लेवल पे इंडिया की ओर अट्रैक्ट होती है और इंडिया की ओर मूव करती है। ये जो विंड्स इंडिया की ओर मानसून सीजन में मूव करता है उसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। जितने विंड्स इंडिया की ओर ज्यादा जाएंगे उतना हमारा मानसून अच्छा होगा, राइट। तो इसीलिए ये जो तिबेटन प्लेटू पे जो एयर राइज कर रही है और यहाँ पे डिसेंड कर रही है सब ट्रोपोस्फीयर लेवल पर, यहाँ पे उनके साथ एक जेट स्ट्रीम भी इन इवेंट के साथ पास होगा और उसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट कहते हैं, राइट। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जितना हमें स्ट्रॉन्ग मिलता है, जितना उसकी प्रेजेंस अगर होती है तो उतनी ज्यादा विंड यहाँ पे डिसेंड होगी, और जितनी ज्यादा विंड यहाँ पे डिसेंड होगी उतनी ज्यादा विंड यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी, राइट, और हमें ज्यादा मानसून अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन मानसून। एक दूसरा जेट स्ट्रीम है वो भी इंडियन मानसून से एसोसिएटेड है, उसे सोमाली करंट या फिन लेटर जेट स्ट्रीम कहते हैं। जैसे हमने बताया मेडागास्कर के पास मस्करीन हाई बेसिन है, हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ से एयर इंडिया की ओर जो है अट्रैक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है तिबेटियन प्लेटू की तरफ। तो यहाँ पे उन एयर के साथ हमारे मानसून सीजन में या समर सीजन में एक जेट स्ट्रीम डेवलप होता है। ये उसकी हाइट बहुत ही कम होती है, लो लेवल पे जेट स्ट्रीम बनता है जो सोमाली जेट स्ट्रीम या फिन लेटर जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम हमारे मानसून के विंड्स को और ज्यादा इंडिया की तरफ पुश करता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा फोर्स वाले होते हैं। वो जितनी विंड्स को इंडिया की ओर पुश करेगा उतना हमारा अच्छा मानसून होगा। सो सोमाली जेट स्ट्रीम सिर्फ समर सीजन में दिखाई देता है, विंटर सीजन में ही डिसअपियर हो जाता है। अनदर टेम्पररी जेट स्ट्रीम, उसे पोलार नाइट जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो सिर्फ पोलार रीजन में विंटर सीजन में नाइट टाइम में डेवलप होता है। इस तरह से हमेशा जेट स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो वेस्टर्ली के अंदर होते हैं और वेस्टर्ली हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो इस तरह वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, बट यहाँ पे लैंड बहुत कम है तो उनकी मूवमेंट इस तरह की सर्कुलर मूवमेंट हो जाती है, राइट। सो ये 3 तरह के टेम्पररी जेट स्ट्रीम्स हैं, राइट, और 4 हमने देखे, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम, ये 2 जो है, और टोटल 4 ये परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं। जेट स्ट्रीम का टेम्परेट रीजन में काफी इन्फ्लुएंस रहता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो होता है वेवी कंडीशन में होता है, राइट, क्योंकि वो वेस्टर्लीज के अंदर होते हैं। वेस्टर्लीज भी इस तरह की वेवी कंडीशन में फ्लो करती है, और इस वेवी कंडीशन की वजह से वो वहां नीचे ग्राउंड में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर इस तरह की फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है, और इसीलिए जेट स्ट्रीम को ट्रैवलिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। डिप्रेशन यानी लो प्रेशर, तो ट्रैवलिंग लो प्रेशर भी कहते हैं। किस तरह से वो प्रेशर का डिफ्लेक्शन या प्रेशर का वेरिएशन बनाते हैं? जो जेट स्ट्रीम होते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली वेवी नहीं होते, बट वर्टिकली भी वेवी होते हैं। यानी हॉरिजॉन्टली भी वेव करेंगे, नीचे ट्रफ बनेगा, ऊपर रीच बनेगी, इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। तो जेट स्ट्रीम में जब उनकी रीच मूवमेंट आती है, जब वो ऊपर राइज कर रहे होते हैं, तब उनकी जो एयर है उनके बीच की वो कन्वर्ज होती है, बिकॉज ऊपर रीच में वो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब रीच मूवमेंट होती है, उनकी ऊपर जाने की मूवमेंट है, तब एयर का कन्वर्जेंस हो रहा है, और ऐसी एक्सेसिव एयर जो होती है फिर नीचे ग्राउंड पे डिसेंड करती है, और नीचे डिसेंडिंग होने की वजह से ग्राउंड पे वहां पे हाई प्रेशर बनता है। ऐसे ही जब जेट स्ट्रीम के ट्रफ पे पहुंचते हैं, तो ट्रफ पे पहुंचने के बाद फिर से उसका रीचिंग मूवमेंट पर जाते हैं, तब रीचिंग मूवमेंट पे वहां एयर डाइवर्ज होती है, और एयर की डाइवर्ज होने की वजह से नीचे की एयर ऊपर यहाँ पे अट्रैक्ट होती है, अपलिफ्ट होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे एयर का राइजिंग हो रहा है, कन्वेक्शन राइजिंग हो रहा है, इसलिए ग्राउंड पे वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनेगी, राइट। यानी कि यहाँ पे जब जेट स्ट्रीम नीचे जाएगी, उनका ट्रफ आएगा, कन्वर्जेंस होगा और एक्सेसिव एयर नीचे आएगी और ग्राउंड लेवल पे हाई प्रेशर बनेगा। जब जेट स्ट्रीम ऊपर जाने की कोशिश करेगा अपना रीच लेवल पे, डाइवर्जेंस होगा और नीचे की एयर को वो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रेरिफाइड एयर बन रही है, एयर स्प्रेड हो रही है, वहां से एयर नीचे से एयर ऊपर अपलिफ्ट होगी, अट्रैक्ट होगी, और नीचे ग्राउंड लेवल पे लो प्रेशर बनेगा। तो इस तरह से जेट स्ट्रीम होते हैं जो वेवी एक्शन में
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पास होते हुए नीचे ग्राउंड लेवल पे भी इस तरह की हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट करता है। और उसकी वजह से क्या होता है वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेट रीजन में किस तरीके का वेदर होता है। टेम्परेट रीजन का जो वेदर होता है वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन के वेदर से अलग होता है, और वो इसलिए क्योंकि टेम्परेट रीजन में जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम बनती है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती है, और जो ट्रॉपिकल रीजन में जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम बनती है वो होती है थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड यानी कि हमारे यहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन में लो प्रेशर बनती है वो हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया रीजन में तो ग्राउंड जो है ज्यादा गर्म हो जाएगा और वहां पे लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। लेकिन टेम्परेट रीजन तो ऑलरेडी हीट डेफिसिट रीजन है, वहां पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम हमारे यहाँ इस तरह की हीट या टेम्परेचर से नहीं बनती, लेकिन डायनामिक रीजन से बनती है। जैसे कि एयर का फोर्सफुली अपलिफ्ट होना, हमने अभी जो प्रेशर सिस्टम में देखा तो पोलार जो लो प्रेशर जो बेल्ट था हमारा, हमने देखा था कि किस तरह से कोल्ड विंड के पुश की वजह से वार्म एयर अपलिफ्ट हो गए, राइट। उसका वार्म एयर का फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट हो गया और इसकी वजह से नीचे लो प्रेशर सिस्टम बना। तो इसी तरह की जो लो प्रेशर सिस्टम बनती है जिसमें टेम्परेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लेकिन एयर की फोर्सफुल अपलिफ्टमेंट होती है, तो इस तरीके की जो प्रेशर सिस्टम बनती है उसे डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर सिस्टम कहते हैं। तो जो टेम्परेट रीजन की प्रेशर सिस्टम बनती है वो इस रीजन से बनती है, इसलिए हमारे वेदर से, ट्रॉपिकल वेदर से वो अलग होती है। प्लस उनके वेदर सिस्टम में ये जेट स्ट्रीम, रोजबी वेव्स, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इसीलिए उनकी जो वेदर सिस्टम होती है वो लोकल रीजन प्लस अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, और इसीलिए उनकी वेदर सिस्टम हमारे ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे पहले मैं बता दूं किस तरह मैंने बताया किस तरह दो टाइप के लो प्रेशर सिस्टम बन सकती है। एक होती है थर्मली इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, दूसरी होती है डायनामिकली इंड्यूस्ड बिकॉज अपलिफ्टमेंट ऑफ द वार्म एयर, राइट। थर्मली इंड्यूस्ड जनरली ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर रीजन में डेवलप होती है, डायनामिकली जनरली टेम्परेट रीजन में डेवलप होती है, राइट। टेम्परेट रीजन को समझने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा वो है एयर मास का। एयर मास यानी एक एयर का बहुत ही बड़ा मास, बहुत ही बड़ा पैकेट, उनकी साइज या उनका एरिया ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है और उनकी हाइट ट्रोपोस्फियर तक पहुंच जाती है। इतने बड़े एयर पैकेट को हम एयर मास कहते हैं। एयर मास की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि पूरा इतना बड़ा जो एयर मास होता है उसको अगर हम हॉरिजॉन्टली चेक करें तो हॉरिजॉन्टली इतने बड़े एरिया में भी उसका मॉइस्चर और टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली हमेशा यूनिफॉर्म होगा, राइट। और ये जो एयर मास यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, कलरफुल अलग अलग जो कलर है वो अलग अलग एयर मासेस बताता है। सपोज ये बीच का जो एयर मास है जो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है और दूसरा एयर मास जो है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है, यानी इस पूरे एयर मास का टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री है। तो वो 10 डिग्री एयर मास से वो ज्यादा कूलर हो जाएगा। लेकिन 10 डिग्री वाला वही एयर मास अगर किसी दूसरे एयर मास से अगर वो कांटेक्ट में आता है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री है तो उस एयर मास से ये ज्यादा कूलर बन जाएगा, राइट। तो एयर मासेस बहुत ही बड़े एयर पैकेट होते हैं, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उनका एरिया होता है, उनकी हाइट ट्रोपोस्फियर तक पहुंच जाती है। ऐसे इस तरह से एयर मास एक्चुअली डेवलप होते हैं। टेम्परेट रीजन में या हमारे अर्थ पे एयर मासेस बनने के लिए पहले तो एयर के इतने बड़े पैकेट को कोई बड़े से यूनिफॉर्म लैंड मास पे या वाटर बॉडी पे बहुत टाइम तक रहना पड़ता है। अगर एक यूनिफॉर्म लैंड पे इस तरह से एयर मास रहता है या पानी में रहता है तो फिर उस ग्राउंड की या नीचे के सरफेस की प्रॉपर्टी को वो एब्सॉर्ब करता है। लैंड पे जो बनेगा वो कॉन्टिनेंटल लैंड मास बनेगा, पानी पे बनेगा वो मैरीटाइम एयर मास बनेगा, ऑलराइट। इस तरह से अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये पोलर रीजन में अगर बनता है तो उसे मैरीटाइम पोलर कहते हैं। ये पोलर रीजन में लैंड पे बनता है तो उसे कॉन्टिनेंटल पोलर कहते हैं। उसी तरह से मैरीटाइम ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल वाटर पे ये बनेगा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल यानी लैंड पे बनेगा ये, और ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा। तो इसी तरह से जिस रीजन में वो रहता है पूरा एयर मास, वो वहां के टेम्परेचर कंडीशन, वहां के अगर पानी पर है तो ज्यादा मॉइस्ट होगा, लैंड पे बन रहा है तो ज्यादा ड्राई होगा, राइट। तो इस तरह की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा टाइम तक ये एयर मास रहता है उस रीजन पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और उसकी प्रॉपर्टी को वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से हमारे एयर मासेस बनते हैं। एयर मासेस लेकिन उनकी ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा जहां पे वो बने उसी जगह पे वो स्टेशनरी नहीं रहते, स्टैग्नेंट नहीं रहते, वो वहां से अपने रीजन से, सोर्स रीजन से अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, राइट। और इसी मूवमेंट की वजह से क्रिएट होती है डिस्टर्बेंसेस।
सपोज कोई दो एयर मासेस है, मैं यहाँ पे सपोज एक कोल्डर एयर मास ले रही हूँ, यहाँ पे एक वार्म एयर मास है और यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कूल एयर मास है। जब कूल एयर मास जो सबसे कोल्डर एयर मास है, राइट, वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जो कोल्डर एयर मास है अगर वो वार्म एयर मास के पास आके कांटेक्ट में आता है और उसे पुश करने लगता है, राइट, अगर कोल्डर एयर मास ज्यादा एक्टिव है तो वहां पे उनकी जो मीटिंग पॉइंट होती है, राइट, एयर मास मैंने कहा था कि उनकी हाइट ट्रोपोस्फीयर तक होती है, राइट, उनकी बॉर्डर ट्रोपोस्फीयर तक होती है। तो इसी की वजह से ऐसे दो एयर मासेस जब एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब एक ट्रोपोस्फीयर तक एक वर्टिकल बॉर्डर या मीटिंग प्लेस जो होता है, मीटिंग रीजन, वो डेवलप होता है और उस रीजन को फ्रंट कहते हैं, राइट। दो एयर मास जब एक दूसरे के करीब आते हैं, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर और मॉइस्चर का डिफरेंस रहेगा, तो उन दोनों के बीच का जो जॉइंट है, जो मीटिंग प्लेस है, उसे हम फ्रंट कहते हैं। अगर कोल्डर एयर मास ज्यादा एक्टिव है और वो वार्म एयर को पुश कर रहा है तो उसके फ्रंट को कोल्ड फ्रंट कहेंगे। अगर वार्म एयर ज्यादा एक्टिव है और किसी कूलर एयर को ज्यादा पुश कर रही है, उसके रीजन में इंट्रूजन हो जाएगा, एंट्री करेगी, उसे पुश करेगी, तो वो जो मीटिंग प्लेस बनेगा उसे वार्म फ्रंट कहते हैं। ऑलराइट, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो अगर कोल्ड एयर मास यहाँ पर है, यहाँ पे एक वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास ज्यादा एक्टिव है, वो वार्म एयर मास को यहाँ से पुश कर रही है, राइट। लेकिन जब भी कोल्ड फ्रंट यहाँ पे इस तरह से डेवलप होता है, उसका जो ग्रेडियंट होता है या उसका स्लोप होता है बहुत ही स्टीप होता है, तो उसकी वजह से यहाँ की जो वार्म एयर मास है उसको पुश करेगा, वो उससे इस तरह से ऊपर हो जाएगी और ऊपर होने की वजह से बहुत ही स्टीप स्लोप है, अचानक से बहुत ही ज्यादा उसकी हाइट बढ़ेगी, राइट। और ये वार्म एयर मास है, मॉइस्ट एयर मास है, तो इस तरह की क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगी और साइक्लोनिक हैवी रेनफॉल इस रीजन में देगी। उसी तरह से अगर वार्म फ्रंट है, यानी कि वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को पुश कर रही है, वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वार्म फ्रंट होता है उसका स्लोप बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही जेंटल स्लोप होता है, राइट। इसीलिए वार्म एयर मास ही खुद को पुश कर रही है, खुद ही एक्टिव है, तो वो कोल्ड एयर मास से ऊपर इस तरह बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली ऊपर मूव करती रहेगी और यहाँ पे भी क्लाउड्स डेवलप होंगे, लेकिन बहुत ही यूनिफॉर्मली, यहाँ पे ड्रिजल टाइप की बहुत ही यूनिफॉर्म धीरे धीरे ग्रेजुअल रेनफॉल होगी, राइट। दोनों ही फ्रंट में अपलिफ्टमेंट तो वार्म एयर का ही होना है, क्योंकि वार्म एयर ज्यादा लाइटर होती है कंपेयर टू कोल्ड एयर मास। लेकिन अगर कोल्ड फ्रंट बन रहा है या कोल्ड एयर ज्यादा एक्टिव है, तो उसका जो स्लोप है बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है और वार्म एयर मास अचानक से ऊपर हो जाती है, राइट। लेकिन अगर वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव है और वार्म फ्रंट बन रहा है, तो वो वार्म एयर ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाएगी, उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी, ज्यादा उसको डिस्टेंस मिलेगा, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस में क्लाउड बनेंगे और यूनिफॉर्मली धीरे धीरे जो है यहाँ पे स्मूथ रेनफॉल होगा। तो ये हमने पढ़ लिए फ्रेंड्स, उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से ज्यादा एक्टिव है, कोल्ड फ्रंट बन रहा है। तो कोल्ड फ्रंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए तो ये हो रहा है कि कोल्ड फ्रंट जहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे वार्म एयर मास है, और कोल्ड एयर मास जितना पुश करेगा ये वार्म एयर मास इतनी यहाँ से अपलिफ्ट होती जाएगी, लेकिन उनका स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है, तो उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाएगी, राइट। फोर्सफुल अचानक उसका अपलिफ्टमेंट होगा और यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी। अगर वार्म एयर मास कूलर एयर मास को पुश कर रहा है, वार्म एयर मास ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पे वार्म फ्रंट बनेगा, लेकिन वार्म फ्रंट का जो ग्रेडियंट होता है बहुत ही स्मूथ होता है, यानी कि यहाँ बीच की जो एयर मास है वो यहाँ की कूल एयर मास को पुश कर रही है, लेकिन खुद ही वो अपलिफ्ट होगी, लेकिन धीरे धीरे अपलिफ्ट होके धीरे धीरे यहाँ पे ड्रिजल या यूनिफॉर्म रेनफॉल यहाँ पे देगी, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट।